हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम 28-29 दिसंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोई एग्जाम्पल या कोई कुछ हैपनिंग हो जो हमारे मेंस में काम आए, उसकी हम पहले एग्जाम्पल एक तो करते हैं हर रोज़, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्री स्पेसिफिक जो वेरियस करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पे पहले है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। बात यहाँ पे हो रही है कि बहुत सारी जैसे बर्थ के टाइम के ऊपर डेथ हो जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है ना। ये सारी चीज़ों का कारण ये भी एक माना जाता है कि अर्ली एज जो मैरिज, जैसे रिसेंटली इन्होंने एज इंक्रीज़ की, तो ये एक रीज़न माना जाता है कि हाँ ठीक है, अर्ली एज जब मैरिज होती है तो वहाँ पे डेथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन रिसेंटली एक रिसर्च पेपर आया जो छपा है जर्नल ग्लोबल हेल्थ एक्शन के अंदर। इसने बोला पॉवर्टी, ठीक है, एजुकेशन, एक्सपोजर टू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं देन एज ऑफ मैरिज, ठीक है। अब यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आ गया जी, एज ऑफ मैरिज जो है, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके अंदर एफर्ट किया, ये जो स्टेप लिया है ये एक गेम चेंजर है ना। इन कंटेक्स्ट टू वी कैन से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो स्टार्टिंग के अंदर डेथ हो जाती है, बच्चे की भी डेथ हो जाती है, मदर की भी हो जाती है, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर वहाँ पे आपको अगर तो आप उसी लाइन में चले गए है ना, आपने बोला कि हाँ ठीक है ये हमारे एक फैक्टर है जिसकी वजह से डेथ होती है, क्योंकि भाई अर्ली एज के अंदर ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने जब आर्गू करना है, आपने फिर वहाँ पे लिखना है कि रिसेंट एक जो स्टडी छपी है उसने बोला है कि पावर्टी, गरीबी, क्योंकि वो आप देखोगे कि हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी के चांसेस उतने कम हो जाते हैं है ना, जितने गरीब लोग हों। एजुकेशन पता नहीं होता इसके बारे में कि हमें वहाँ पे डिलीवरी करवानी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की कमी की वजह से एक्सपोजर भी कम है। तो ये 3 फैक्टर आपने वहाँ पे करने, इसकी वजह से आपका आंसर एक आप देखोगे एक नया जो कंक्लूड आप तरीका आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट। यूपीएससी पूछ सकती है कभी रिसेंटली क्या जो चेंज किया गया जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट के अंदर, तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई या क्या कुछ हुआ, या गवर्नमेंट ने कुछ किया या नहीं किया, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। रिसेंटली रियल एस्टेट समिट हुआ, इसके अंदर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है बाकी कंट्री से वहाँ पे लाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये एक स्टेप है जो एक आपकी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ये काम हुआ, तो वहाँ पे आपका एक जो वैल्यू एडिशन हो जाता है अपने आंसर में, ये हमने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन होम एनर्जी ऑडिट। जैसा कि आपको पता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमने पहले पढ़ा था पीएटी सिस्टम, परफॉर्म अचीव ट्रेड सिस्टम। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को बोला गया, उनको सिलेक्ट किया गया कि आपने एनर्जी एफिशिएंट होना है। अगर आपके घर के अंदर जितने अप्लाइंसेस लगे हुए हैं वहाँ पे आप देखते हो, हम जैसे चेंज करते हैं, पहले बल्ब दूसरे थे, येलो कलर लाइट देते थे, फिर CFL, अब LED वगैरह ये सब आ गए। इनके अंदर आपको बताया जाता है कि ये इतने वाट का है, ये इतनी एनर्जी लाइट प्रोड्यूस करेगा और इसकी जो कंजप्शन है वो भी कम है, इट मीन्स एनर्जी एफिशिएंट है। अब अगर मान लीजिए किसी कंज्यूमर के घर का वो अप्लाइंसेस का ऑडिट हो जाए, है ना, ऑडिट हो जाए, तो उसको पता चल जाएगा कि उसके जो अप्लाइंसेस हैं वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर मान लीजिए उसने सोचना कि मेरा बिल कम आए, तो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहता है ना, और उसको जब पूरा ऑडिट मिल जाएगा तो क्या करेगा, जो भी रिप्लेस करना होगा या ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट जो अप्लाइंसेस हैं उनको वो लगाएगा। इसी के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लेके आई है सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन होम एनर्जी ऑडिट। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग हैं जैसे वो क्या करेंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा कि वो घर के जो एनर्जी अप्लाइंसेस हैं उनका ऑडिट कर पाए, ठीक है जी। जब जैसे होगा तो वहाँ से पता चलेगा लोगों को, और जो बिल है वो रिड्यूस हो सकता है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी नेचुरली, है ना, जितने लोग आएंगे, प्रोफेशनल का पूल बनेगा हमारा, ठीक है। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको एनर्जी ऑडिट मिल जाएगा कि क्या क्या अप्लाइंसेस को चेंज करना, हमारा बिजली का बिल वगैरह कम आए, ठीक है दोस्तों, ये इसका बेनिफिट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, एक तो आपने देखना एक्ट के अंदर है, तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ठीक है दोस्तों। एक आपके लिए काम भी है जो स्टार लेबलिंग है, हालांकि हमने प्री से पहले ये की थी, ये बताना है कि स्टार लेबलिंग जो है ना, जैसे आप कोई मान लीजिए एयर कंडीशनर खरीदा, आपने AC खरीदा, वहाँ पे वो बना होता है कितने स्टार है, 3 स्टार 4 स्टार, वो कौन सी एजेंसी करती है, वो कौन करता है, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ ही रिलेटेड है, तो आप इसको बताना कमेंट के अंदर कि कौन करता है। 5G इंडिया,
हालांकि इस टॉपिक को अगर मैं 1G से स्टार्ट करूं तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसको मैं फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, कि 1G 2G 3G 4G कैसे अपने अपने आए विद द टाइम और इनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुई। खैर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो 4G था, 4G के बाद हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की। वहाँ पे बात की गई कि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हो, पेट्रोल कम हो रहा है तो वो बताएगा रास्ता, ये पेट्रोल पंप से लिंक है, ये आपका नज़दीक पड़ता है, यहाँ से आप यहाँ पे जा सकते हो, मतलब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कनेक्ट रहेगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, गाड़ी के अंदर कोई खराबी है, वो सारा कुछ आपको इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको हाई स्पीड चाहिए, है ना, हाई स्पीड चाहिए, ऐसे थोड़ी बफरिंग होती रहेगी वहाँ पे। इसके लिए हम लेके आए 5G 5th जनरेशन। यहाँ पे स्पीड हाई होगी, लेकिन यहाँ पे भी 5G हो 3 बैंड के अंदर हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक है लो फ्रिक्वेंसी, दूसरा है मिड फ्रिक्वेंसी, तीसरा है हाई फ्रिक्वेंसी। जितनी अपनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही जो स्पीड है वो उसकी हाई हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसकी जो कवरेज है, कवरेज वो लो रहेगी। मतलब अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी बैंड की बात करूं तो वहां पे आपकी कवरेज तो हाई रहेगी लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ कंज्यूमर है ना, कुछ एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ठीक है इतनी स्पीड बहुत है लोगों के लिए, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। मिड है, इसको हो सकता है आप छोटी मोटी इंडस्ट्री वगैरह वहाँ पे यूज़ करो क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, हालांकि लो से ज़्यादा है। हाई जो है, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होगी, ये डिमांड होगी जो मेजर कंपनीज या जो इसके ऊपर डिपेंड है जिनको हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए। लेकिन जितना हाई फ्रिक्वेंसी होगा उतनी आपकी कवरेज भी कम होगी उसकी। इसका मतलब कि हमें बहुत से टावर लगाने पड़ेंगे। अब इतने टावर, जैसे अमेरिका के अंदर के टावर लगा रहे हैं, उन्होंने पेड़ भी वहाँ से काट दिए क्योंकि वहाँ पे पेनिट्रेशन की जो वो प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतना इम्पैक्ट भी, ऐसा बोला जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी होगा, एनिमल के ऊपर भी होगा, है ना, जो बर्ड्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी होगा। तो ये इसका एक जो इशू हमेशा रहेगा। तो इसको अगर आप देखो, चाइना यूएस काफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इंडिया भी काम करना चाहता है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक्सपर्ट की राय ली है, ठीक है, इसके ऊपर कि कौन सा रेडियो बैंड वगैरह हम यूज़ करें। तो इसको 3 पार्ट के अंदर डेवलप किया है। लो बैंड फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे क्या होगा, कवरेज और स्पीड, है ना, जो स्पीड है वो लिमिटेड रहेगी लेकिन हाँ कवरेज इसकी हाई रहेगी। मिड है वो लो से ज़्यादा रहेगी इसकी, ठीक है दोस्तों, स्पीड। इसके अलावा हाई जो है ये एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज रहेगी लेकिन इसकी स्पीड बहुत हाई होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसीलिए पेड़ वगैरह भी काटे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एनवायरमेंटल एंगल भी इसका जुड़ेगा साथ में, जो अगर आपको इसके मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो आप एनवायरमेंटल एंगल भी इसका साथ में जोड़ोगे। इम्पैक्ट क्या होता है वो हम फ्यूचर के अंदर वो पता चली जाएगा। जो वेरियस स्टडी आ रही है उन्होंने तो कंसर्न शो किया, लेकिन हालांकि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है वो इतना बोल रहे हैं कि कोई कंसर्न है नहीं। इसके अलावा अगर देखो 1G, ठीक है, कोई डेटा वगैरह नहीं इसके अंदर होता था। 2G के अंदर SMS वगैरह कर सकते थे। 3G के अंदर वीडियो कॉलिंग आ गई। 4G ने उसको फास्ट कर दिया। 5G के अंदर सब कुछ हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ क्विकली जर्नी बताई है। इसका जो टेक्निकल एंगल है, 2G के अंदर क्या था, 3G के अंदर क्या था, 4G के अंदर, ये हम फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर कवर कर लेंगे साइंस एंड टेक के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टाइफून की। दोस्तों हमने रिसेंटली पढ़ा कि साइक्लोन जो है ना, साइक्लोन, उनकी नेमिंग कैसे हुई। पहले वुमेन और सेंट के नाम पे अलग अलग रखते हैं, फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, WMO ने बोला कि यार हम इसकी नेमिंग करेंगे, तो इंडिया ने भी बोला कि चलो ठीक है, बाद में अलाउ कर दिया। तो इंडिया का जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसने बोला कि ठीक है हम नेमिंग करेंगे। तो वहाँ पे पहले कम कंट्री थी, अब 13 कंट्रियों ने अपने नाम दिए, जो हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कौन कौन सा आया। सारा ये नेमिंग वगैरह सब कुछ हमने की। साइक्लोन बनता कैसे है, आई क्या है, ये भी सारा हमने रिसेंटली कवर किया। अब यहाँ पे टाइफून की बात हो रही है। हालांकि हमें यह टाइफून के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया कंटेक्स्ट के अंदर नहीं है। कोई भी स्टॉर्म है उसको एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिए, जैसे हमारे साइक्लोन दे दिया नाम, है ना, इस तरह टाइफून दे दिया, हरिकेन दे दिया, अलग अलग नाम दे दिए। तो यहाँ पे टाइफून आया तो बना वैसे ही है स्टॉर्म, ठीक है, लेकिन इसका अलग अलग नेमिंग है। तो ये कहाँ पे है, फिलीपींस के अंदर, और काफ़ी डेथ हुई है लोगों की। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको भी नाम किसने दिया, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर टोक्यो। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे एजेंसी है जो नेमिंग को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग कंट्री यहाँ पे भी जो नेमिंग करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश है, वो अपनी नेमिंग देता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट होती है ना। कौन कौन से नाम एक्सेप्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भी हमने उस लेक्चर के अंदर कवर किया था। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है,
यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से एरिया के अंदर क्या बोला जाता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो मैच करो। इसके अलावा जो भी यूपीएससी साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगी वो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। टाइफून है, साउथ चाइना, ठीक है दोस्तों, पैसिफिक ओशियन, हरिकेन्स है, वेस्ट इंडियन आइलैंड, कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशियन, तो बस ये आपने मैच करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा टॉर्नेडो है, गोइना लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका, सदर्न यूएसए, विली विली है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इंडियन ओशियन रीजन। तो ये वाला हमें डिटेल में पढ़ना है जो हमने ऑलरेडी रिसेंटली कवर किया, 360 डिग्री इस टॉपिक को कवर किया था। बाकी जो है आपने सिर्फ मैच के लिए पढ़ने हैं कि हाँ कौन से एरिया के अंदर बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी लिखा है कि अप्रैल से लेकर जैन है ना, कौन कौन से जो मेजर एरियाज़ हैं, टाइमिंग है जिस टाइम पे ये देखने को मिलते हैं। हालांकि क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये पैटर्न अब वैसा नहीं रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको एरिया थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है इधर, यहाँ पे हरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देखना है, बस इतना हमने काम करना है, बाकी काम अपना हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड रिपोर्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि स्मॉल फार्मर है ना, स्मॉल फार्मर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उसका कहाँ पे ये बेचेंगे। अब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी स्मॉल ही होगी नेचुरली, है ना, क्योंकि लैंड के बेस के ऊपर जो हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बता देता हूँ क्लासिफिकेशन जो पीआईबी ने की है। पीआईबी ने की है, मैंने वो खोल के भी रखा हुआ है, मैंने पहले भी करवाई है, लेकिन इसको देख लेते हैं। जो मार्जिनल फार्मर है वो है लेस देन 1 हेक्टेयर, ठीक है दोस्तों। जो स्मॉल है उनको बोलते हैं 1 to 2 हेक्टेयर। जो सेमी मीडियम है वो है 2 to 4 हेक्टेयर। उसके बाद अपना मीडियम आ गया जो है 4 to 10 हेक्टेयर। उसके बाद अपना आ गया लार्ज जो है मोर देन 10 हेक्टेयर। ये हमें एक तो इसकी क्लासिफिकेशन चाहिए, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू पीआईबी, ठीक है, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी वही है। अब ये क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखोगे जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, है ना, अगर उन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया तो उनको अगर बोला जाए कि ठीक है आप 50 किलोमीटर दूर जाके आप ये चीज़ को बेचोगे तो आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। लोकल अगर बेचेंगे तो वो कम प्राइस मिलेगा। सपोज करो लोकल है कोई, उसने स्मॉल फार्मर से काफ़ी चीज़ें ले ली, वो वही उसी मंडी में 50 किलोमीटर दूर जाके बेच देगा क्योंकि प्रोड्यूस ज़्यादा है, उसको पता है बेनिफिट होगा। स्मॉल के लिए आप थोड़ी सा सामान लेके जाता तो वो बात बनती नहीं। अब यहाँ पे दूसरा कि इनको पैसा भी है ना, मान लीजिए इन्होंने लोन लेना है, लोन भी नहीं मिलता प्रॉपर। क्यों? क्योंकि भाई एक फार्मर को क्या मिलेगा। तो यहाँ पे फार्मर्स के ग्रुप बनाए गए, अलग अलग फार्मर फील्ड के अंदर ग्रुप बनाए गए। ग्रुप बना के उनको एक उनके पास हो गया कि ठीक है हम अपनी प्रोड्यूस का एक बेटर प्राइस भी ले सकते हैं सारा कलेक्ट करके, और अगर हमने लोन लेना है वो भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाल दी, इसलिए गवर्नमेंट ने बना दिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एफपीओ, कि आप रजिस्टर करो, कुछ फार्मर मिलो, एफपीओ बनाओ, आप कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करो, आप कोऑपरेटिव के अंदर रजिस्टर करो, जहां पे भी करना कर दो। उसके बाद आपको जो स्कीम्स है हमने तैयार की उसका बेनिफिट देंगे। अब एफपीओ बढ़नी चाहिए क्योंकि ये अच्छा काम है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, सॉइल रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड रिपोर्ट। ये क्या बोलते हैं, जस्ट 1 to 5% एफपीओ हैव रिसीव्ड फंडिंग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके अंदर सिर्फ इतनों को ही फंडिंग मिली है, जो एक चिंता का विषय है। दूसरा यहाँ पे है कि जो मेजॉरिटी जो एफपीओ है वो कौन से कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, बाकी कोऑपरेटिव वगैरह वो बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, स्कीम क्या है, गवर्नमेंट लेके आई कि हमने 10,000 एफपीओ क्रिएट करने, लेकिन अब भाई पैसा ही नहीं मिल रहा है ना। तो अगर देखोगे तो इट मीन्स के अब एफपीओ धीरे धीरे बोलेंगे यार पैसा तो मिल नहीं रहा, हमें लोन भी नहीं मिल रहा। जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई, गवर्नमेंट स्कीम क्या लेके आई, इक्विटी ग्रांट स्कीम लेके आई। यहाँ पे 15 लाख दिया जाता है 2 बार, ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम 15 लाख तक। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम है, यहाँ पे क्या लोन दिया जाता है, कोलेटरल फ्री लोन अप टू 1 करोड़। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लोन भी दिया जा रहा, गवर्नमेंट ने स्कीम भी चला दी, लेकिन मिला कितनों को, 1 से 5%। तो ये एक जो अपनी टेंशन की बात है। इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। एफपीओ गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन यहाँ पे लोगों को पैसा मिला नहीं है। एफपीओ क्या है, हालांकि मैंने इसके बारे में बता दिया, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। स्पेशली स्मॉल मार्जिनल फार्मर जो हैं उनके लिए बनाया गया। क्यों बनाया गया ये भी मैंने आपको बताया। जो मेनली प्राइमरी प्रोड्यूसर है, फिशरमैन से लेके आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन, ये सारे मिलके इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक कंजोर्शियम है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्शियम, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसको प्रमोट करता है। नाबार्ड की रिपोर्ट एक आई, उस रिपोर्ट में क्या लिखा था, उस रिपोर्ट में ये बताया था अराउंड 5,000 जो है
ऑपरेटिंग है। इसके अंदर भी इसने वही बताया कि जो कंपनीज हैं वो ज़्यादातर रजिस्टर्ड हैं, देखो 3200 इसके अंदर ही रजिस्टर्ड है, बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत कम है इसके कंपैरिजन। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का एक नई स्कीम आ गई जिसके अंदर 10,000 की बात की वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो मेजर अगर हम देखें कि एफपीओ को कौन प्रमोट कर रहा है, एक तो एसएफएसी जिसकी अभी बात की नाबार्ड कर रहा है, गवर्नमेंट एनजीओ वगैरह ये सारे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन और बहुत सी चीज़ें इनको दी गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब 10,000 एफपीओ की बात की ना गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे गवर्नमेंट लिखा कि जो मिनिमम फार्मर का मेंबर साइज कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए, वो एलिजिबल है प्लेन्स एरिया के अंदर। अगर नॉर्थ ईस्ट या हिली एरिया की बात करें तो वहाँ पे अराउंड साइज जो है 100 शैल बी एलिजिबल। तो हमने बस ये थोड़ा सा आइडिया ही लेना है। यूपीएससी बोलेगी कि कोई किसी भी एरिया में कोई भी नंबर ऑफ जो फार्मर्स हैं वो बना सकते हैं एफपीओ, वो गलत है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट, ये वहीं की कटिंग है। ठीक है दोस्तों, ये हमने ध्यान रखना है। अब एसएफएसी की बात की थी जिसकी मैंने कि जो प्रमोट करता है एफपीओ को, ये कहाँ पे है, सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कौन प्रमोट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। काम क्या है इसका, एफपीओ वगैरह प्रमोशन करनी, एग्री बिजनेस को प्रमोट करना कि एग्रीकल्चर बिजनेस हमारा बढ़े। अब बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की। मान लीजिए कोई लो प्राइस के ऊपर चाइना से इंडिया के अंदर सामान फेंक रहा है, लेट अस सपोज कि चाइना से इंडिया के अंदर, ये चाइना है दोस्तों, ये है इंडिया, इंडिया के अंदर कोई चीज़ है 70 रुपये की, चाइना यहाँ से इंडिया के अंदर भेज रहा है 50 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी मार्केट से तो कम प्राइस है, हालांकि जो इस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू है, वो है 60 रुपीज़। इंडिया वाले बोलते हैं कि 60 से 70 कर दो, 10 रुपये प्रॉफिट तो कमाएंगे। लेकिन चाइना वाले क्या कर रहे हैं, वो जो लोकल मार्केट है चाइना की उसके अंदर भी 60 रुपीज़ की है, लेकिन वो इसको 50 रुपीज़ की दे रहे हैं लोअर प्राइस के ऊपर। इसको बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग इससे इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। इसके काउंटर में इंडिया क्या लगा रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, अब ये लगती कैसे है, जैसे मान लीजिए कुछ बिजनेसमैन ने बोला यार ये तो 50 रुपये का दे रहा है जबकि फेयर वैल्यू इसकी 60 रुपये है, तो बिजनेस वाले जो हैं वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, अलग अलग इसके अंदर जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ठीक है, डीजीटीआर, इसको लिखेंगे कि भाई ये काम गलत हो रहा है। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या वाकई इसके अंदर है। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा कि हाँ इसको आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ। यहाँ पे बाद में ये ड्यूटी इम्प्लीमेंट होती है। आपको बस मिनिस्ट्री ध्यान में रखनी है कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब नोटिफिकेशन किसने निकाला, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन रिकमेंड करता है, कौन ज़्यादातर इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ज़्यादातर हम बोल सकते हैं कि अगर उसने लिख के दे दिया तो वो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम 100% वो इम्प्लीमेंट होगा, ये हमने ध्यान रखना है। कौन कौन से एल्यूमिनियम से लेके सोडियम हाइड्रोसल्फाइड वगैरह जो डाई के अंदर यूज़ होता है, सिलिकॉन सीलेंट, है ना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ठीक है जी, टैरिफ इम्पोज करते हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन कंट्रीज और प्राइस बिलो द फेयर मार्केट, वही चीज़ें जो मैंने हमने ऑलरेडी बोल दी है। तो डंप्ड है। अब WTO क्या इसको अलाउ करता है, डेफिनेटली वो बोलता है 5 साल के लिए लगा दो, उसके बाद सनसेट रिव्यू वगैरह, जैसे मान लीजिए 5 साल होने वाले आपने एक रिव्यू कर दिया, तो फिर वहाँ पे आपने बोल दिया कि ठीक है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इसको और एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। हालांकि WTO ये बोलता है कि 5 साल से अगर पहले आपने बंद करना है तब भी आप बंद कर देते हो। एक होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। मान लीजिए यहाँ पे वही प्रोडक्ट है चाइना के अंदर, उसकी जो वैल्यू है वो 60 रुपये है। ठीक है, इंडिया के अंदर उसी प्रोडक्ट की वैल्यू 70 रुपये है, ये उसका फेयर प्राइस है। इंडिया के अंदर भी फेयर प्राइस उसका 60 रुपये है, लेकिन 10 रुपये कमाएगा भी जो है ना, जो उसको बेचेगा, तो 70 रुपये है। चाइना से वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है 50 रुपये के अंदर। अब यहाँ पे जो मार्केट लेवल से कम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, मान लीजिए उसने जो रॉ मटेरियल उसके अंदर सब्सिडी मिल गई, अब उसका जो टोटल कॉस्ट ही लो हो जाएगी, है ना। मान लीजिए 60 रुपये की फेयर वैल्यू उस केस में थी, अब यहाँ पे इसकी जब कॉस्ट जो उस प्रोड्यूसर को पड़ रही है वो 40 रुपये पड़ रही है,
है ना, प्रोड्यूसर को 40 रुपये पड़ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल गई, तो अब प्रोड्यूसर यहाँ पे 50 रुपये के अंदर बेच देगा, है ना। प्रोड्यूसर तो कहेगा मुझे कॉस्ट जो पड़ रही है 40 रुपये में, लेकिन ये कॉस्ट 40 रुपये में क्यों पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, इसीलिए तो फिर ये भी हमें नुकसान कर सकती है, तो इसके लिए हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो एडिशनल ड्यूटी ये लगती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा दी, उसके बाद ये सीवीडी लगेगी। एडमिनिस्टर कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, डीजी, एडी, है ना, वही मतलब प्रोसीजर इसका वही है। कमर्स मिनिस्ट्री रिकमेंड करेगी और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके बाद इम्प्लीमेंट करेगी। सोया मिल, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉ को रिपील किया, तो उसके अंदर ये भी एक आ गया, तो हम 1955 वाला ही देखेंगे। गवर्नमेंट ने ये बोला कि मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं अनियन है, अनियन की क्या होता है कि दोस्तों अनियन के अंदर कि बहुत ज़्यादा होर्डिंग हो जाती है, स्टोर कर लेते हैं, जितना ज़्यादा स्टोर करेंगे मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई जो है वो लो रहेगी, है ना, लो रहेगी। इट मीन्स कि डिमांड तो उतनी है, डिमांड सेम है, लेकिन अब सप्लाई कम है तो क्या होगा, प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यही है ना। अब ये होर्डिंग अगर हम हटा दें, अब होर्डिंग क्यों की जाती है, ताकि प्राइस बढ़े, जब प्राइस बढ़े तो ये थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करते हैं हाई प्राइस के ऊपर। मतलब पहले अनियन का जो प्राइस था 10 रुपये था, अब जब बढ़ गया क्योंकि सप्लाई कम है तो ये 40 रुपये में ये बेचेंगे उसको, ठीक है। ये होर्डिंग से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है और जो अनफेयर प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट लेके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसके अंदर क्या हुआ अभी रिसेंटली, सोया मील, ठीक है जी, जो ऑयल के बाद जो वेस्ट बचता है उसको यूज़ होता है प्रोटीन सोर्स से लेके पोल्ट्री के अंदर एज ए फीड यूज़ किया जाता है, काऊ के अंदर किया जाता है, अलग अलग जगह के ऊपर फीड के लिए यूज़ किया जाता है। रिसेंटली हमने एक टॉपिक किया था जिसमें बोला गया कि भाई जो एग वगैरह उसके प्राइस बढ़ गए, उसका कारण था कि जो उनका जो फीड है ना पोल्ट्री के अंदर, वो भी उसका प्राइस बढ़ रहा था, इंपोर्ट के लिए परमिशन मांगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ कि सोया मिल की होर्डिंग होनी स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से कि सोया मिल का प्राइस बढ़ गया। अब इसका प्राइस बढ़ेगा तो पोल्ट्री के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर जो मीट सोर्स है उसका भी प्राइस बढ़ेगा, तो इसीलिए इसको डाल दिया एसेंशियल कमोडिटी के अंदर। मतलब ये है कि जब अगर सेंटर ने इसको एसेंशियल कमोडिटी के अंदर लगाया तो स्टेट के अंदर मान लीजिए कोई होर्डिंग कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लगेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए उसको होर्डिंग को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सोया मिल जो है ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन ऑफ सोयाबीन मिल्क के बाद बाय प्रोडक्ट जो बचता है उसको बोलते हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्यों लाया मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर प्रोडक्ट आपने याद रखने हैं कौन कौन से विद द टाइम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती रहती है। हालांकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे स्टेट है, स्टेट की डिस्क्रिप्शन है, उसने इसको लगा दिया कि भाई ठीक है इसको आप होर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन जब सेंटर ने लगा दिया फिर स्टेट को कंपलसरी है कि स्टेट को एक्शन वहाँ पे लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे फर्टिलाइजर, पल्सेस, एडिबल ऑयल, सीरियल्स, ऑयल सीड, पेट्रोलियम, देन सीड ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल। इसके अलावा जब कोविड टाइम के ऊपर मास्क, सैनिटाइजर वगैरह को भी इसके अंदर डाला गया, क्योंकि भाई ये भी एक एसेंशियल कमोडिटी बन गई थी, इसकी होर्डिंग हो रही थी, प्राइस बहुत बढ़ रहा था। कौन इसको हैंडल करता है, मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की, पीआईबी के अंदर ये आया। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिसेंटली इसको रिलीज किया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग लेवल के ऊपर काम करती हैं, चाहे जैसे एग्रीकल्चर के अंदर क्या काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम क्या किया, सोशल वेलफेयर के अंदर काम क्या किया, पब्लिक हेल्थ के अंदर काम क्या किया, बहुत से इंडिकेटर वहाँ पे ले लिए गए, ठीक है जी। 10 सेक्टर के अंदर इन्होंने काफ़ी इंडिकेटर को डाल दिया कि ये सारे जो सेक्टर हैं इनके ऊपर कौन सी गवर्नमेंट कितना एफिशिएंटली काम करती है, उसके बेस के ऊपर हम गुड गवर्नेंस है वहाँ पे या नहीं उसका इंडेक्स बनाएंगे। तो ये बनाया गया। अब यहाँ पे इन्होंने 4 कैटेगरी के अंदर डाल दी, कुछ स्टेट ए के अंदर डाली, कुछ बी के अंदर डाली, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स को अलग रखा एंड देन यूटीज वगैरह को अलग रखा। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 20 स्टेट इंप्रूव की हैं अपने गुड गवर्नेंस इंडेक्स के स्कोर के ऊपर, और ये एक्सरसाइज जो है बाई एनुअल है। मुझे ये बताना है आपने बाई एनुअल और बाई एनुअल के अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब ये है गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो बताया ग्रुप ए के अंदर, ठीक है। अलग अलग सेक्टर के अंदर किसने अच्छा परफॉर्म किया वो है, कंपोजिट आपने याद रखना है गुजरात। ग्रुप बी के अंदर मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट के अंदर हिमाचल प्रदेश,
यूटी के अंदर दिल्ली। तो ये इन्होंने बताया है। ठीक है दोस्तों, मिशन सागर, इंडिया क्या कर रहा है, जब सागर की इन्होंने डेफिनेशन भी दी, ठीक है, लॉन्च किया, सागर टर्म लॉन्च की प्रधानमंत्री ने, तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि इंडियन ओशन को हम जो है सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ है ना, अगर किसी को मान लीजिए मेडिकल की ज़रूरत है, कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को फूड की ज़रूरत है या कुछ और असिस्टेंस की ज़रूरत है, हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पे रिसेंटली INS केसरी जो था वो कहाँ पे पहुँच गया, मोजाम्बिक, यहाँ पे जो टेररिज्म से कंट्री लड़ रही है। यहाँ पे इक्विपमेंट भी दिए गए और जो फूड एड है वो भी प्रोवाइड की गई लोगों को। ठीक है, अब जो मिशन सागर है, जो 2015 के अंदर सागर टर्म कॉइन की गई, उसके बाद मिशन सागर, ये 8 था, ये याद रखना है। 1 आया, 1 के अंदर कॉमरो से रियूनियन, मदगास्कर, मॉरिशस वगैरह, यहाँ पे एड प्रोवाइड की गई। 2 से साउथ सुडान, जिबूटी एंड इरिट्रिया, उसके बाद 3 के अंदर वियतनाम, कंबोडिया, देन कॉमरोज वगैरह। तो कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं याद करना है 1 के अंदर क्या था, 2 के अंदर क्या था। आपको असल में ये वाली चीज़ें याद करनी है कि मिशन सागर के अंदर हमने कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री, थोड़ी सी एवरेज आपने ले लेनी है कि हाँ यहाँ पे एरिया के अंदर हम प्रोवाइड कर चुके हैं, ताकि UPSC कुछ ऐसा पूछ ले कि मिशन सागर किस किस कंट्री के अंदर हमने कुछ प्रोवाइड किया, तो वो हमने बस ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अंदर 1 2 3 4 इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हमने नहीं करना है, हमने सिंपल प्रोसीजर रखना है UPSC की डिमांड के हिसाब से। सो ये था दोस्तों आज के समाचार, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।